नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। रेकरिंग अकाउंट से हम सभी वाकिफ हैं। निवेश का एक काफी पुराना और सुरक्षित तरीका भी माना जाता है। खासकर आपके लिए ये तब फायदे का सौदा जब बन जाता है जब आपकी आदत फिजूल खर्च करने की हो। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अगर आपने अपना आरडी अकाउंट खोला है तो एक तय तारीख पर आपके पैसे खुद ब खुद ही अकाउंट से कट जाएंगे और इससे फायदा ये होता है कि आप ना फिजूल खर्ची से बच जाते हैं। लेकिन क्या हर सूरत में ये फायदे का सौदा है या फिर किसी स्थिति में ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है? यानी कि रेकरिंग अकाउंट खोलने से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और कुछ वक्त में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वित्तीय सलाहकार हेमंत रुस्तगी जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि मनी गुरु के इस खास शो में आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हम अपने नंबर्स जो है स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे जिन पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके भी मन में आरडी से जुड़े कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। तो बहरहाल इस शो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आरडी में पैसा लगाना कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप आरडी में पैसा लगाते हैं। और वित्तीय सलाहकार हेमंत रुस्तगी जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको उनकी सलाह भी दिलाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत रुस्तगी जो कि वित्तीय सलाहकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार आरडी में पैसा क्यों लगाए, इससे कैसे फायदा होगा उन्हें? जी बिल्कुल, हम रेकरिंग डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कैसे उनको आरडी में पैसा लगाने से फायदा होगा। कैसे जो है आरडी, बार बार ये कहा जाता है कि नहीं इतना बड़ा फायदे का सौदा नहीं है, तो आखिरकार अगर पैसा लगाना है आरडी में तो क्यों लगाया जाए? देखिए, जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो या सेव करते हो इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है आप पैसा सेव करते हो, आप बचाते हो। दूसरा आता है आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किस तरह का डिसिप्लिन लेके आते हो। काफ़ी बार हम बचत नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं होता है। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये है कि आप हर महीने आप कमिट करते हैं कि आप कितना पैसा, कुछ अमाउंट जो है वो बैंक में डालेंगे। जब आप ये कमिट करते हो तो फिर क्या होता है कि आपके वो डिसिप्लिन आता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पहले आप बचत कीजिए फिर आप खर्चा कीजिए। हम ज़्यादातर उल्टा करते हैं, हम पहले खर्चा करते हैं और फिर जो पैसा बचता है थोड़ा बहुत वो हम इन्वेस्ट करते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट का सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखें, कि आप कमिट करते हैं कि आप पहले इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 10 या 15% जो भी जितना भी आप कर पाए वो आप करेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो आप खर्चा करेंगे। तो उससे होगा क्या, क्योंकि वो डिसिप्लिन आएगा, वो एक छोटी छोटी रकम से बढ़ के वो एक बड़ी रकम बन जाएगी आगे जाके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक बार आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक वो डिसिप्लिन आ गया तब आप आगे जाके वो दूसरी ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। क्योंकि शुरुआत इसलिए नहीं होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि हम बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो रेकरिंग डिपॉजिट मुझे लगता है एक सही जरिया है अगर जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करने के लिए। तो आई थिंक उन लोगों को जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं उनके लिए रेकरिंग डिपॉजिट एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। मतलब ये माना जाए कि जिन लोगों को फिजूल खर्ची की आदत है और शायद वो निवेश करना भी अच्छे से जानते नहीं है, उनके लिए क्या अच्छा ऑप्शन है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम पहले बचत करें तभी तो आगे कुछ होगा। और बचत करने के लिए डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, शुरुआत करने के लिए रेकरिंग डिपॉजिट अच्छा है क्योंकि उससे होगा क्या कि देखिए, हम इन्वेस्टमेंट में एक बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए। आप इमरजेंसी फंड इसलिए बनता है कि आपको कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी कुछ आ जाए, कुछ खर्चा हो जाए, बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं या कुछ और किसी और कारण से आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपको एक छोटी सी रकम बनाने की ज़रूरत पड़ती है। रेकरिंग डिपॉजिट से, जैसा मैंने पहले कहा, आप क्योंकि डिसिप्लिन लेके आते हो और उससे क्या होता है, आप धीरे धीरे, मान लीजिए आप कोई 1,000 रुपये की अगर मान लीजिए रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपने साल में 12,000 रुपये, 2,000 किया तो 24,000 रुपये, प्लस उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत होती है और शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन लेके आएँ। एक बार वो आ गया उसके बाद बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब, जैसा मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले इन्वेस्ट उसके बाद खर्चा। तो ये उस एंगल से अगर देखें तो ये एक अच्छी ऑप्शन डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है। हेमंत जी, हमारे यहाँ पर जो भी निवेश करता है सबसे पहले वो यही जानना चाहता है कि उसको रिटर्न क्या मिलेगा। तो रेकरिंग डिपॉजिट की अगर बात की जाए तो आरडी में जब हम पैसा लगाते हैं तो कितना ब्याज जो है वो रिटर्न में मिलेगा? क्या वाकई ही इसे हम एक फायदे का सौदा माने?
देखिए, अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें, अगर आप बैंक में करते हो, मान लीजिए 1 साल में, तो तकरीबन 6.5-7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसा मैंने कहा, एक बार आपने शुरुआत कर दी, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन डेफिनेटली नहीं है। उसका कारण ये है कि आप जो भी इंटरेस्ट कमाएंगे उसमें उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। वो डिपेंड करता है आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में है, 10% में है, 20% में है, 30% में है। और आपका जो नेट रेट, जो नेट रिटर्न होगा, जो पोस्ट टैक्स रिटर्न होगा, वो कम हो जाता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे किसी इन्वेस्टर की बात करें जो 30% में अगर है और आपको 7% भी अगर मिलता है, तो 2.10 जो आपका टैक्स हट गया, 4.9 आपके पास आया। तो कहीं ना कहीं अगर हम लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को देखें तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसको मैं एक जरिया मानता हूँ इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को शुरू करने के लिए। ऐसे ही जब हम बात करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो SIP जो है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी एक रिकरिंग डिपॉजिट के जैसे है। तो अगर आप एक बार उस डिसिप्लिन को ले आए, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए या जितने भी आपके गोल्स की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो शायद म्यूचुअल फंड जो है वो डेफिनेटली इससे बेहतर ऑप्शन है, प्रोवाइडेड एक बार आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में वो डिसिप्लिन आ गया तो। अगर किसी को RD में निवेश करना शुरू करना है तो हेमंत जी, सब मिनिमम अमाउंट जो है वो कितना चाहिए होता है इसमें निवेश के लिए? देखिए, कम से कम अमाउंट से कर सकते हैं, बैंक का अलग अलग है, अपने बैंक से बात करें। अगर आप चाहें तो मुझे लगता है 500,000 रुपये से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, कितना भी कम रकम हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए ये है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो थोड़ी मीनिंगफुल हो। अगर हम 500,000 रुपये से इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है एक बार आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन जब तक हम उस अमाउंट को उस लेवल पे लेके नहीं जाएं कि उसका जो रिजल्ट है उससे हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके ऊपर असर पड़े, तो कुछ इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं है। शुरुआत आप कर सकते हैं छोटे अमाउंट से, एक डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी आगे जाके हम उसका कुछ हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो शुरुआत में आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हो, लेकिन जब तक हम उसको उस रकम को बढ़ाएंगे नहीं आगे जाके, तब तक वो कोई एक मीनिंगफुल कॉर्पस हमारे आगे फ्यूचर के लिए वो नहीं बनेगा। तो शुरुआत आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं। और अगर आपको भी फिजूल खर्ची करने की आदत है तो यकीन मानिए RD में आप अगर निवेश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपकी फिजूल खर्ची पर जरूर लगाम लगेगी। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है RD से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर आप हमें कॉल करें। हेमंत रस्तोगी जी की राय जो है वो आपको जरूर मिलेगी। और इसके साथ ही हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी जुड़ गए हैं, राजेश जी जुड़े हैं हमारे साथ कोलकाता से। नमस्कार राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। राजेश जी, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ, कम कर दिया। जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरा कॉल रिसीव करने के लिए। और मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरा सेविंग्स अकाउंट मैं जो करता हूँ वो PPF में 5,000 करता हूँ, SBI में RD करता हूँ 3,500, और एक्सिस बैंक में मेरा RD है 2,000 का। जी जी। एक्चुअली अभी मैं सोच रहा था कि SBI और एक्सिस का जो RD मैं निवेश करता हूँ उसको तोड़ के मैं म्यूचुअल फंड में डालने के लिए सोच रहा था। तो ये मैम मेरा सही डिसीजन होगा क्या? ये इसके रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था और थोड़ा इसके विषय में थोड़ा मैं जानकारी देना चाहता होता। जी बिल्कुल, आपको जो है आपकी सवालों का जवाब मिलेगा। हेमंत जी, ये जानना चाहते हैं कि इनके फिलहाल जो है 2 RD चल रही है, एक SBI में और एक एक्सिस बैंक में। ये जानना चाहते हैं कि अगर उसी पैसे को ये म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो क्या ये बेहतर फायदे का सौदा रहेगा इनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन लाने के लिए अच्छी बात है। और इन्होंने 2 RDs ऑलरेडी की हुई हैं। इसका मतलब कि कुछ समय से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो डिसिप्लिन इनके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में चाहिए था वो ऑलरेडी इनके पास है। अब बात ये, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम रिटर्न की बात करें तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स एक बेटर ऑप्शन है। यस, क्योंकि वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं, उसके अटेंडेंट रिस्क होंगे, उससे जुड़े हुए रिस्क रहेंगे। लेकिन अगर आप सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुने, क्योंकि म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आपके पास 1 दिन का पैसा हो, चाहे 1 साल का हो या 10 साल का पैसा हो, आपके लिए हर तरह के फंड म्यूचुअल फंड के अंदर मिलेंगे। आपको जरूरत है कि आप सही तरह का फंड चुनें। जैसे अगर मान लीजिए रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसा लगा रहे हैं, इनको अगले 5-10 साल तक वो पैसा नहीं चाहिए, उनको अगर ये कॉर्पस बिल्ड करना है किसी पर्पज के लिए, किसी भी गोल के लिए, तो रिकरिंग डिपॉजिट डेफिनेटली उस समय में उनके लिए इतनी अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक तो मैंने जैसे कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम रहता है, दूसरा
जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि म्यूचुअल फंड एक डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है, लेकिन चुनाव सही करना है। मान लीजिए आपको 5 या 7 साल का समय है आपके पास बिल्ड करने के लिए, तो वहाँ पे जो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड जो रहते हैं, जहाँ पे इक्विटी और डेट का जो मिक्स है वो आप देख सकते हैं। अगर और लंबा समय 10 या 12 साल का, तो जो इक्विटी फंड्स हैं उसके अंदर आप SIP के द्वारा इन्वेस्ट करिए। प्रोसेस आपको वही करना है। अब क्या होगा कि आपने एक कॉर्पस बनाया होगा रेकरिंग डिपॉजिट के द्वारा, वो भी आपको इन्वेस्ट करना है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी करना है रेगुलरली। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि जो कॉम्बिनेशन है दोनों, लमसम इन्वेस्टमेंट और रेगुलर, उससे आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपके पास समय है, अगर आप चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट को किसी गोल से जोड़ें, तो डेफिनेटली मुझे लगता है RD से म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन सही फंड का चुनाव कीजिए, और क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, समय समय पे आपको वॉलेटिलिटी का यानी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको तैयार रहना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अपना जो टाइम होराइजन है, जो इन्वेस्टमेंट का जो समय है, उसको आप सही से चुन के फिर आगे चलिए। मान लीजिए जैसे मैंने कहा 10 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, उतार चढ़ाव आएंगे, उससे बिल्कुल डरना नहीं है। अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली जो ग्रॉस रिटर्न है और जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो आपको म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली बेहतर मिलेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल सही डिसीजन होगा। तो राजेश जी, आपके लिए सलाह यही है कि अगर आप RD से म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो ये अच्छा फायदे का सौदा साबित हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि किन फंड्स का आप चुनाव कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू जरूर करते रहें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन जी जुड़े हैं बेंगलुरु से। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पवन जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, तो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है पिछले 1 साल से, और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन है 20 से 25 साल का। मैंने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, तो मैंने 3 म्यूचुअल फंड स्कीम में ऑलरेडी SIP स्टार्ट की है, जो है ICICI प्रूडेंशियल टॉप 100, उसमें 5K है। मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस मल्टी कैप 35, उसमें 5K है। और एक ELSS टैक्स सेवर है, जो ABSL टैक्स सेवर 96D है, जिसमें 4K 4000 मैंने डाले हैं। तो मेरा जो 20 से 25 साल का होराइजन है, इसमें मुझे कम से कम रिटायरमेंट के लिए अप टू 3 करोड़ का कॉर्पस बनाना है। तो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सही है, और मुझे एक और स्मॉल एंड मिड कैप मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको 4 से 5 शॉर्ट लिस्टेड मिड कैप स्कीम्स भी भेजी थी, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है कि कौन सा स्कीम लूँ, तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। जी, तो मेरा करंट पोर्टफोलियो कैसा है और कौन सा नया फंड मुझे लेना चाहिए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप? तो हेमंत जी, पवन जी जानना चाहते हैं कि इनका करंट पोर्टफोलियो जो है वो कैसा है, और इसके अलावा किन और फंड्स में जो है ये पैसा लगा सकते हैं, और क्या लगता है आपको कि अपने लक्ष्यों को इन करंट पोर्टफोलियो के साथ ये अपना आराम से हासिल कर पाएंगे? देखिए पवन जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपने कहा कि आपका जो समय है इन्वेस्टमेंट का वो 20 से 25 साल है, और आपको 3 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना है। जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, इतना बड़ा कॉर्पस आपको बनाना है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। जो इक्विटी की अगर हम बात करें तो एज एन एसेट क्लास उसका जो रिटर्न का जो पोटेंशियल है वो बाकी जितनी भी एसेट क्लासेस हैं उससे बेहतर है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने किया है, वो बिल्कुल सही है। आपने अपना टाइम होराइजन रखा है, आपने अपना टारगेट रखा है और सही एसेट क्लास चुनी है। एक ही चीज़ मैं कहूँगा आपके टाइम होराइजन के लिए कि आपने कहा 20 से 25 साल, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेफिनेट होना पड़ेगा, आपको एक समय फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब आप 20 या 25 साल की बात करते हैं, इतने लंबे समय में हमें एक वर्कआउट करना पड़ेगा कि आप टारगेट अचीव कर पाएंगे कि नहीं। तो मान लीजिए अगर मैं 12% की एनुअलाइज रिटर्न मान के चलता हूँ यहाँ पे 25 साल के हिसाब से, तो आपको 16,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। तो 14,000 की इन्वेस्टमेंट आप ऑलरेडी कर रहे हो, 3,000 आपने कहा आप और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जहाँ तक अगर 25 साल आपका समय है, टाइम होराइजन है, तो मुझे कोई लगता नहीं कारण कि अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, जैसा मैंने पहले कहा वॉलेटिलिटी आएगी, उसको आप इग्नोर करें, अपने इन्वेस्टमेंट को अगर आप कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन यही अगर आपका टाइम होराइजन 20 साल है और अगर मैं 12% की रिटर्न फिर से मान के चलूँ, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 होनी चाहिए। तो 5 साल में आपके इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप 25 साल अगर आपने बात की, तो 25 साल का अगर आप टाइम होराइजन लेके चलें, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बिल्कुल बराबर है। इनफैक्ट 1,000 रुपये आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। और मेरा ये मानना है कि जब 25 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 12% से बेहतर ही रिटर्न मिलेगा आपको। अगर आपके फंड्स की बात करें, आपके पास 3 फंड्स हैं। आपने कहा एक ICICI टॉप 100 है, जो ये फंड अभी ICICI जो लार्ज एंड मिड हो गया है, अभी पहले का जो नाम था इनका, इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि उसी म्यूचुअल फंड के अगर आप ICICI ब्लू चिप को देखें, प्योर लार्ज कैप फंड है,
उसमें आप इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा आपका। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 आपके पास है, वो एक मल्टी कैप कैटेगरी में अगर मैं एनालाइज करूं तो ये बेहतरीन फंड है, उस फंड में आप कंटिन्यू कीजिए। तीसरा आपके पास है टैक्स सेविंग फंड बिरला का। देखिए, टैक्स सेविंग फंड में मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही ऑप्शन चुनी है, क्योंकि अगर मैं जितने भी ऑप्शन देखूँ सेक्शन 80C में, पोटेंशियली ELSS सबसे बेहतर है, सबसे कम उनका लॉक इन पीरियड है। दूसरी अच्छी बात आप क्या कर रहे हैं कि ELSS की इन्वेस्टमेंट को आप अपने किसी लॉन्ग टर्म गोल से जोड़ रहे हैं। तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ELSS को हम हमेशा 3 साल की इन्वेस्टमेंट देखते हैं, ऐसा मत देखिए। पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इसको किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप लगा के रखिए, जैसा इन्होंने किया तो बिल्कुल सही रहेगा। तो ये तीनों फंड की तो ठीक है। चौथे फंड की अगर हम बात करें, 3000 रुपये जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2 ऑप्शन मैं आपको दूंगा। एक, अगर आप मिड कैप फंड देख रहे हैं तो L&T मिड कैप को देख लीजिए, अगर आप स्मॉल कैप देख रहे हैं तो L&T इमर्जिंग बिजनेस को देख लीजिए। इन दोनों में से एक फंड को लीजिए जहां पे आपको कंफर्ट लेवल लगे रिस्क से, क्योंकि दोनों के रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बिल्कुल अलग है। तो ओवरऑल अगर आप ये 17,000 की इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। एक ही चीज़ और आप यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा पवन जी आपको, कि आज का तो आपने बराबर से गोल अचीव कर लिया या आप कर लेंगे, आगे जो आपकी इनकम बढ़ेगी, आगे जो इनकम बढ़ेगी उसकी भी कुछ प्रोपोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट में डालते रहिए। हम गलती कभी क्या करते हैं कि हमको लगता है क्योंकि हमारा रिटायरमेंट का गोल पूरा हो रहा है तो हमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रोपोर्शन 15, 20, 25% जो भी आपका जो इंक्रीज होता है सैलरी में, उसका आप डिफरेंट गोल्स में और रिटायरमेंट में भी अगर ऐड करें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं पवन जी कि आपको आपकी सलाह मिल गई और आप आसानी से अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएं, यही हम चाहेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक यादव जुड़े हैं लखनऊ से। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद विवेक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन इनका सवाल जो है हमें ईमेल के जरिए भी मिला हुआ है। तो हेमंत जी, मैं आपको इनका सवाल बता देती हूँ। ये कॉलेज के छात्र हैं और ये चाहते हैं कि 10 से 12 साल में ये करोड़पति बन जाए, और इसके लिए उन्होंने कुछ निवेश भी करना शुरू किया और अपना पोर्टफोलियो भी दिया हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि जो उनका लक्ष्य है वो आसानी से हासिल कर पाएंगे 10 से 12 साल में करोड़पति बनने का? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये कि 22 साल की उम्र है, शायद स्टूडेंट हैं, अभी से एक पोर्टफोलियो बनाया है, उसके ऊपर राय ले रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, फिर हमको लगता है कि शायद हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसको एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि इन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप्स अभी तक लिए हैं। इनकी अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, इनके पास 3 फंड है, इन्होंने कहा, जहाँ पे इन्होंने लमसम पैसा लगाया है। तो एक उन्होंने कहा है कि जो 3 फंड जो हैं, तीनों के तीनों, वो फंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। मोतीलाल ओसवाल का फंड है, बहुत अच्छा है। SBI का ब्लू चिप फंड काफ़ी अच्छा है, और SBI का एक फोकस फंड है जो पहले एक इमर्जिंग बिजनेसेस फंड हुआ करता था, उसका ये नया नाम है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है 5,50,000 और 4 लाख की, ये तीनों फंड अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक फंड में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो वो आपके पोर्टफोलियो में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा और ना ही आपको उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो जो 50,000 रुपये उन्होंने जो SBI फोकस फंड में डाले हुए हैं, उसको अगर ये मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप में अगर ऐड कर दें तो इनके पास लमसम के 2 फंड रहेंगे। अब 2 फंड में SBI के अंदर उनकी एक स्मॉल कैप और मिड कैप में ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP के द्वारा। अगर मैं दोनों के लिए, लमसम की इन्वेस्टमेंट के लिए और SIP के लिए, अगर मैं 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलता हूँ, तो मुझे लगता है कि इनका जो कॉर्पस है वो करीब 70 लाख के करीब बनेगा। 1 करोड़ का कॉर्पस तो इस इन्वेस्टमेंट से वो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें, अगर वो नहीं बढ़ा सकते हैं तो एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो इनका टाइम होराइजन 12 साल है, उसको अगर ये 15 साल कर दें, 3 साल अगर अपने टाइम होराइजन को बढ़ा दें, तो डेफिनेटली अपने गोल को ये अचीव कर पाएंगे। तो आई थिंक पोर्टफोलियो ओवरऑल ठीक है, सिर्फ एक चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना टाइम होराइजन को बढ़ा दीजिए ताकि जो आपका लक्ष्य है 1 करोड़ का, वो आप पूरा कर पाए। जैसे मैंने पहले कहा, 15 साल के टाइम होराइजन में आप इससे बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन जब भी हम कुछ एस्टिमेट करके चले रिटर्न को, थोड़ा कंजर्वेटिव होना बेटर रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाके हमें किसी शॉर्टफॉल का मुकाबला करना पड़े। तो आई थिंक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है, थोड़े चेंज करने की जरूरत है, डिसिप्लिन बनाए रखिए, आप डेफिनेटली अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। तो विवेक जी, 12 साल में अगर नहीं तो हाँ 15 साल में जरूर आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे। हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी जुड़ रहे हैं, जय कुमार जुड़ रहे हैं झारखंड से। जय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। हेलो जी जय जी। हेलो, जी हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोकाश में सिटी से झारखंड से बोल रहा हूँ मैडम।
जी जी, बताइए, अपना सवाल पूछिए। मैडम ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि मेरा आरटी जो है दो आरटी है जो इस साल अक्टूबर में पूरा हो रहा है। हम्म। तो इस आरटी को मैं कंप्लीट करने के बाद मैं किसमें इन्वेस्ट करूँ? म्यूचुअल फंड में रखूँ या फिर से आरडी कुछ खुलवा दूँ? जी, आपकी कितनी आरडी पे फिलहाल चल रही हैं? आरटी मेरा अभी फिलहाल 4,000 की चल रही है, 2,000 की दो। 2,000 की दो। हाँ ठीक है, और ये मैच्योर जो है अक्टूबर में हो रही हैं? अक्टूबर में पूरे हो रहे हैं। जी, तो हेमंत जी, इनकी दो आरडी चल रही हैं 2,000 रुपए की, यानी कि 4,000 रुपए मासिक है, और अक्टूबर में जो है ये मैच्योर हो रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि किन फंड्स में आगे जाके ये पैसा लगा सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने से इन्हें फायदा होगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्टूबर में जब ये आरडीज मैच्योर होंगी तो आगे कितने समय के लिए पैसा रखना चाहेंगे। अगर मान लीजिए उनको ज़रूरत है 1 साल में या 2 साल के अंदर पैसा, और इनका जो टैक्स जो एप्लीकेबल रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए 10% में आते हैं, तो फिर उसमें मुझे लगता नहीं बदलाव करने की ज़रूरत है। बदलाव करने की तब ज़रूरत है जब आपके पास लंबा समय हो, क्योंकि लंबे समय में देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 2 तरह के रिस्क का सामना करना पड़ता है। एक होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम हो। दूसरा जो रिस्क अमूमन हम देखते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टर इग्नोर करते हैं, वो होता है इन्फ्लेशन का रिस्क। लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा, यानी महंगाई से ज़्यादा रिटर्न आपको चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न। वहाँ पे इन्फ्लेशन आपकी सेफ्टी ऑफ कैपिटल से बड़ा रिस्क है। तो आई थिंक आपको ये देखना पड़ेगा कि आगे जो आपको पैसा लगाना है वो कितने समय के लिए लगाना है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपके पास समय है, अगर आप चाहते हो कि अच्छी रकम उससे बने, आपको एक हेल्दी रिटर्न मिले, जो रिटर्न आपको रिकरिंग डिपॉजिट से मिल रही थी उससे बेहतर रिटर्न मिले, तो डेफिनेटली आप, अगर डिपेंड करता है, अगर आप 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो बैलेंस फंड में, जैसे हमने पहले बात की, उससे लंबा समय है तो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, हमने कुछ फंड्स की ऑलरेडी बात की है, उनमें से कोई फंड चुन सकते हो। तो कैटेगरी चुनना और एसेट क्लास चुनना बहुत ही ज़रूरत है। वो सब निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है। लंबा समय है, आप चाहते हो अच्छी रिटर्न मिले, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में देखिए। ज़्यादा समय नहीं है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा रखा है, चाहिए तो आप उसको बैंक में रहने दीजिए, क्योंकि फिर छोटे समय के लिए अगर आप ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में चले जाएं, वॉलेटिलिटी हो, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस हैं। डेट फंड में 16 कैटेगरी की हैं अभी, तो चाहे आप 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करें या 1 साल के लिए करें या 2 साल के लिए करें, हर तरीके से अपने डेट फंड को चुन पाते हैं। और जिस तरह की हम अभी जो इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं, तो उन फंड्स में भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उसके मुकाबले में डेट फंड में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर लंबा समय है तो जाहिर सी बात है, या तो आप किसी हाइब्रिड फंड में जाइए या तो इक्विटी फंड में जाइए, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट से मिल सके। तो जय जी, जैसी भी आपकी ज़रूरत है उसके अनुसार ही तय करिए कि आपको कहाँ निवेश करना है। अगर आपने किसी खास लक्ष्य के लिए इस पैसे को रखा हुआ है तो उसे बैंक में रहने दीजिए, जैसा कि हेमंत जी ने बताया। तो हेमंत जी, हमारे दर्शकों को ये अहम राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रिकरिंग डिपॉजिट जो है ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा बन सकता है, क्योंकि अगर आपको फिजूल खर्च की आदत है तो कम से कम ये आपको आरडी जो है वो फिजूल खर्च करने से बचाएगी, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अगर आप अपना अकाउंट खोल लेते हैं तो एक तय तारीख पर आपके पैसे जो हैं वो खुद ब खुद अकाउंट से कटते जाएंगे। तो ऐसे में ये आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। तो फिलहाल आज के खास शो में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।